नमस्ते दोस्तों, एपी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे केस के बारे में जिसमें घर की बेटी ने अपने ही हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। बात है सन 1999 की। झारखंड के जमशेदपुर शहर में शुभेंदु भौमिक नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहा करता था। इस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। पहले थे खुद शुभेंदु, जो कि टेल्को नाम की कंपनी में काम करते थे। उनकी पत्नी लकी, जो कि एक गृहिणी थी। उनके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी थी जिसका नाम चैताली था और छोटा बेटा जिसका नाम कल्याण था। उनके साथ बच्चों की नानी अनीता भी रहा करती थी। क्योंकि शुभेंदु टेल्को कंपनी के कर्मचारी थे, इसलिए उन्हें उसी कंपनी के इंडस्ट्रियल एरिया में एक घर मिला हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे चैताली बड़ी होती जा रही थी, उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा था। चैताली को क्रिकेट बहुत पसंद था। अब वो कभी भी स्कूल से बंक मारकर स्टेडियम में मैच देखने लगी थी। ये सब काफी समय से चल रहा था। इसी बीच उस स्टेडियम में एक लड़का जिसका नाम रिजवान था, जो कि राज्य स्तर का खिलाड़ी था, वो वहां पर क्रिकेट की प्रैक्टिस लेने आता था। वो अच्छा क्रिकेट खेलता था। उसके कोच उसे बोलते थे कि अगर तुम इसी तरह खेलते रहोगे तो तुम एक दिन जरूर इंडिया के लिए भी खेलोगे और बहुत सफल होगे। चैताली उसे खेलते हुए देखती तो उसे बहुत अच्छा लगता। धीरे धीरे वो मन ही मन रिजवान से प्यार करने लगी। तभी एक दिन मौका पाकर चैताली ने रिजवान को अपने दिल का हाल बताया। चैताली खूबसूरत तो थी ही, रिजवान भी कुछ ही दिनों की मुलाकात में चैताली से प्यार करने लगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन वो अपने प्यार में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि चैताली प्रेग्नेंट हो जाती है। अब चैताली डरते हुए अपनी माँ को रिजवान और उसके रिश्ते के बारे में बताती है, लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। ये बात पिता शुभेंदु को भी पता चलती है। सब घर वालों ने पहले तो चैताली को समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उस पर थोड़ी सख्ती भी की, लेकिन वो कहाँ मानने वाली, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। अब करे तो करे क्या। परिवार वालों की इस रिश्ते को लेकर नाराजगी अब चैताली को बहुत ज्यादा चुभने लगी थी। अब चैताली मन ही मन अपने परिवार वालों को अपने प्यार का दुश्मन समझने लगी थी। एक दिन जब ऐसे ही इस रिश्ते को लेकर घर में बहस हो रही थी, तो पिता शुभेंदु ने चैताली को कहा कि अगर तुम इस लड़के से रिश्ता रखोगी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दूंगा। ये बात चैताली को तो बहुत ज्यादा चुभ जाती है। अब इसके बाद जो होने वाला था वो बहुत ही भयावह था। तारीख आती है 29 जनवरी 1999 की। चैताली कुछ बेचैन सी घर में इधर उधर घूम रही थी। 2 से 2:30 का समय था। रोज की तरह शुभेंदु लंच करने के बाद अपने काम पर चले जाते हैं। छोटा भाई कल्याण भी लंच करके बाहर कॉलोनी में ही अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। अब घर में सिर्फ 3 लोग बचे थे, माँ लकी, नानी अनीता और चैताली खुद। माँ लकी खाने के बाद अपने किचन की सफाई में व्यस्त हो जाती है। नानी का कमरा पहले फ्लोर पर था, तो वो भी रोज की तरह आराम करने के लिए ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। तभी चैताली, जो कि इधर उधर घूम रही थी, वो अचानक से दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरअसल वो किसी का इंतजार कर रही थी और वो कोई और नहीं रिजवान था। वो दरवाजे की कुंडी धीरे से खोलती है और चुपके से रिजवान को अंदर खींच लेती है। इतनी ही देर में माँ भी अपने काम से फ्री होकर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अब चैताली रिजवान को फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाती है और वो दोनों नानी के कमरे में जाते हैं। नानी सो रही थी। चैताली रिजवान को इशारा करती है। इशारा मिलते ही रिजवान तकिए को नानी के मुंह पर रखकर जोर से उनका दम घोटने लगता है। कुछ ही देर में नानी दम तोड़ देती है। अब बारी आती है लाश को ठिकाने लगाने की। आगे जो होने वाला था उसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वो दोनों मिलकर नानी के मृत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उन टुकड़ों को एक बोरे में भर देते हैं और कमरे से खून को साफ कर देते हैं।
इसके बाद ये दोनों माँ यानी लकी के कमरे की ओर जाते हैं। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। सबसे पहले चैताली कमरे में जाती है। उसके पीछे ही रिजवान भी अंदर आ जाता है। इससे पहले कि माँ कुछ समझ पाती, दोनों लकी का गला दबाकर उसकी भी हत्या कर देते हैं। अब ये दोनों लकी के साथ भी वही सब करते हैं जो नानी अनीता के साथ किया था। कमरे में फैले खून को साफ करने के बाद ये दोनों फिर से पहले फ्लोर पर उसी कमरे में जाते हैं जहां पर इन्होंने अभी अभी कत्ल किया था। अब इस घर में 2 कत्ल किया था। अब इस घर में 2 कत्ल हो चुके थे, लेकिन ये अभी भी कुछ करने के बारे में सोच रहे थे। अब शाम हो चुकी थी। कल्याण भी कुछ ही देर में खेलकर वापस घर आ जाता है। जैसे ही कल्याण घर के अंदर आता है, वो हर रोज की तरह सबसे पहले नानी से मिलने उनके कमरे की ओर जाता है, जहां चैताली और रिजवान पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। इन दोनों ने कल्याण को भी नहीं बख्शा और उसको भी गला दबाकर मार डाला। चैताली और रिजवान ने कल्याण के शव का भी वही हाल किया जो उन्होंने चैताली की माँ और नानी का किया था। अब दोनों शुभेंदु के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में शुभेंदु भी घर लौट आते हैं। इस बात से अनजान के घर में 2 मौत के सौदागर उनका इंतजार कर रहे हैं। जब शुभेंदु घर आते हैं तो ये दोनों मिलकर उनका भी वही हाल करते हैं जो उन्होंने बाकी तीनों का किया था। सभी 4 लोगों की हत्या करने के बाद ये दोनों उनकी लाशों को एक एक करके अपने घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं। रिजवान रात इसी घर में रहता है। इसके बाद सुबह ये दोनों मिलकर सेप्टिक टैंक को सीमेंट से सील कर देते हैं और इसके बाद रिजवान बिना किसी की नजर में आए वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जब पड़ोसी घर वालों के बारे में चैताली से पूछते हैं तो चैताली पड़ोसी को बताती है कि सभी घर वाले किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। यह इन दोनों के प्लान का हिस्सा था ताकि अगर कोई घर वालों के बारे में पूछे तो उन्हें लगे कि वो सच में किसी शादी में गए हैं। इसके बाद चैताली अपने प्लान के अनुसार 2 दिनों तक उसी घर में रहती है और 2 दिन के बाद कहीं चली जाती है। इसी बीच टेल्को कंपनी के लोग शुभेंदु को कॉल करते हैं तो कोई भी कॉल नहीं उठाता। इधर 1-2 बार कर्मचारी उनके घर भी आते हैं, लेकिन ताला लगा पाकर सब वापस लौट जाते हैं। इस घटना को अब लगभग 6 महीने का वक्त हो चुका था। इसी बीच चैताली के मामा, जो कि एक दूसरे शहर में डॉक्टर थे, वो भी उनकी माँ का हाल चाल लेने के लिए कई बार कॉल करते हैं, लेकिन जब कोई भी जवाब नहीं मिलता तो परेशान होकर वो अपने जीजा की कंपनी में कॉल करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वो तो 6 महीने से कंपनी नहीं आई है। ये सुनकर मामा जी की चिंता बढ़ जाती है। एक दिन वक्त निकालकर मामा जी वहां जाते हैं तो उन्हें ताला लगा हुआ मिलता है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है क्योंकि उन्होंने भौमिक परिवार को पिछले जनवरी में देखा था और अब जून का महीना आ गया था और उनके 2 दिन बाद तक चैताली वहीं थी और शादी में जाने वाली बात चैताली ने ही खुद पड़ोसियों को बताई थी। यह बात सुनकर मामा जी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पिछले 6 महीने में उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी नहीं हुई थी। अब मामा जी को शक होने लगता है। वो ऐसे ही घूमते हुए घर के पीछे जाते हैं क्योंकि वो पहले भी वहां आ चुके थे। उन्हें कुछ अजीब लगता है कि वे देखते हैं कि 3 सेप्टिक टैंकों में से 2 टैंकों का मुंह सीमेंट से बंद किया हुआ है। अब मामा जी पुलिस को कॉल करते हैं और 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस की निगरानी में दरवाजा खोला जाता है तो घर में कई जगह पर खून के छींटे पुलिस को दिखाई देते हैं। अब मामा जी पुलिस को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक की ओर ले जाते हैं। पुलिस सीमेंट हटाकर जैसे ही सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोलती है तो उन्हें एक तेज दुर्गंध आती है। अंदर देखने पर उनको वहां 4 बोरियां दिखाई देती हैं। जब उन बोरियों को निकाला गया तो उनसे इंसानी हड्डियां और मांस के कुछ अवशेष मिले। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या की रिपोर्ट में बदल देती है और जांच आगे बढ़ती है। अब इन हड्डियों को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया जाता है। डीएनए से पता चलता है कि ये 4 लोगों के अवशेष थे, लेकिन परिवार में तो 5 लोग हैं।
यानी अगर 4 लोग मर चुके हैं तो एक जिंदा हो सकता है, क्योंकि पड़ोसियों से बातचीत में पता चला था कि भौमिक परिवार के गरीब होने के 2 दिन बाद तक चैताली वहीं पर थी और उसी ने उनके शादी में होने की बात बताई थी। तो पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि इस हत्याकांड में चैताली का हाथ हो सकता है। आधे पड़ोसियों से पूछताछ में चैताली के रिजवान से रिश्ते के बारे में भी पता चला। जब रिजवान के घर पुलिस गई तो रिजवान भी गायब था, यानी दोनों कत्ल के बाद साथ ही थे। अब पुलिस दोनों की तलाश शुरू करती है। अलग अलग टीम्स बनाकर पुलिस इन दोनों को इनके रिश्तेदारों, दोस्तों, अलग अलग शहरों में बहुत दिनों तक ढूंढती है, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिलती है। लेकिन एक दिन अचानक चैताली और रिजवान पुलिस स्टेशन आते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि उसके घर वाले उसके प्यार के खिलाफ थे। वो प्रेग्नेंट थी और रिजवान से प्यार करती थी। परिवार वाले उस पर रिजवान को छोड़ने के लिए दबाव बना रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सब की हत्या कर दी थी। अब पुलिस कोर्ट से अनुमति लेकर चैताली और रिजवान को अरेस्ट कर लेती है। ये दोनों जेल में कैद हो जाते हैं। इन पर मुकदमा चल रहा था। 1999 के ही आखिरी महीने के आसपास चैताली ने एक बेटे को जन्म दिया। कानून के अनुसार जब तक बेटे को मां की जरूरत होती है तब तक बेटा अपनी मां के पास ही जेल में रह सकता है। जमशेदपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। 13 मार्च 2001 को कोर्ट ने इस केस को रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर इन दोनों को फांसी की सजा सुना दी। अब ये दोनों झारखंड हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले को चुनौती देते हैं। यहाँ पर भी सुनवाई होती है और 31 जनवरी 2003 को इनकी फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया जाता है। अब ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाते हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया और झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद दोनों को हजारीबाग जेल में भेज दिया जाता है। ये दोनों अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। जब इनका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो रिजवान की मां ने इसे गोद ले लिया और अब वो अपनी दादी के साथ रहने लगा। अब तो ये लड़का भी 22-23 साल का हो चुका होगा। तो इस तरह से प्यार के पागलपन के इस जुनून ने एक तरफ पूरे परिवार को तबाह कर दिया, तो दूसरी तरफ रिजवान ने अपना भविष्य खराब कर लिया। और प्यार तो भूल ही जाइए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।